हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। माध्य ऊर्जा भी निकाल ली थी, ऊष्माधारिता निकाल ली थी, ये सब कुछ। अपना पेपर कौन सा है? फर्स्ट ऊष्मा गति की। तीन चीजें निकाल ली थी। अब की क्लास में जो अपन लोग 4th चीज निकालने वाले हैं वो है एंट्रोपी। पहले भी निकाली हुई है वैसे तो। एंट्रोपी होती है माना कि ऊर्जा परास ई से E प्लस डी ई के मध्य अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा ई है। अतः लघु परास डीई में सभी संभव अवस्थाओं के लिए e की पावर माइनस बीटा ई आई का मान नियत माना जाता है। माना कि ऊर्जा परास E से E प्लस डी के मध्य अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा ई है, और लघु परास यानी कि छोटा सा जो अंतर है ये, इसमें तो क्या होगा, कोई भी चीज कितनी भी हो से नगण्य नहीं माना जाएगा। तो सभी संभव अवस्थाओं के लिए ये जो बोल्ट्जमान नियतांक है E की पावर माइनस बीटा ई आई, वो क्या छोटी सी है, इतना सा हिस्सा है। E की पावर में बहुत छोटे से हिस्से को क्या मान लेंगे, नियत मान लेंगे। ये कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि छोटा सा हिस्सा है। अतः संवितरण फलन Z बराबर समेशन E की पावर माइनस बीटा ई आई। लिख लो यहां तक। अगर ऊर्जा स्तरों की बात करी जाए तो Z बराबर ओमेगा ई, संवितरण फलन वितरण को दिखाता है। अगर अपन किसकी अभिगम्य अवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर ओमेगा ई आ जाएगा और E की पावर माइनस बीटा ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी E है। इसको समीकरण 1 दे दो। इसके आगे लिखेंगे परंतु ऊर्जा के माध्यमान के लिए
ई बराबर क्या होता है ई बार, तो जेड बराबर क्या होगा ओमेगा ई बार ई की पावर माइनस बीटा ई बार, समीकरण 2। लिख लो इसको। समीकरण 2 का क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। समीकरण 2 का लॉग लेने पर लॉग z बराबर लॉग ओमेगा ई बार माइनस बीटा ई बार, क्योंकि ये पावर तो आगे आ जाएगी, लॉग बेस ऑफ ई वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। k से गुणा कर दो पूरी समीकरण को, आगे यहां से k log ओमेगा ई बार यहां ले लो, इसको तो शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ पे ले जाओ, k log z प्लस k बीटा ई बार, यहाँ से k log ओमेगा ई, ये तो क्या होता है अपन को शुरू से पता है, k log ओमेगा ई क्या होता है एंट्रोपी s, यहाँ से k कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा log z प्लस बीटा ई बार, यहाँ से s बराबर k log z प्लस बीटा की वैल्यू 1/kt, यही होती है ना 1/kt, और जो ई बार का मान था उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे kt स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ log z, kt स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ log z। सॉल्व करेंगे इसको तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाहर ही रख लो, log z प्लस kt से kt कैंसिल, t डेल बाई डेल टी ऑफ log z। ये किसकी वैल्यू हो गई, एंट्रोपी की वैल्यू हो गई। यहाँ तक नोट कर लो इसको, क्योंकि अब एंट्रोपी के 2 मान पता चल गए हमें, एक तो k log ओमेगा ई और एक z यानी कि संवितरण फलन के रूप में। अगला करते हैं, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ऊष्माधारिता हो गई, अगला है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे यहाँ से और फिर इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को एक तो दिखाते किससे है, ई बार से, नहीं सॉरी एफ से। तो एफ का मान होता है ई बार माइनस टी एस, एस एंट्रोपी है यहाँ पे, याद हो तो एंथैल्पी का मान था ई बार प्लस पी वी, और यहाँ पर एफ का मान आएगा ई बार माइनस टी एस। वैल्यूज रखें अगर इसमें
तो ई बार का मान रखें तो के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड माइनस टी, और इसका मान रखें तो के था ना बाहर, तो के लॉग जेड और प्लस के टी स्क्वायर, के टी था प्लस के टी था डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड। अब अगर इसको अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा, f बराबर के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड, ओपन करें इसको तो माइनस के टी लॉग जेड माइनस के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड। ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन f इज इक्वल्स टू माइनस के टी लॉग जेड। किसकी वैल्यू आ गई है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा की वैल्यू माइनस के टी लॉग जेड। नोट करो यहां तक। अगला करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसको जी से डिनोट करेंगे। इसको दिखाते हैं किससे, जी से। इसका मान होता है G बराबर F, जो कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा थी, F प्लस पी वी। F का मान रखें माइनस के टी लॉग जेड था, प्लस देखो पी वी बराबर होता है एन आर टी। एन आर की वैल्यू क्या होती है, के, और ये टी, पी वी इक्वल्स टू के टी प्लस के टी। यहाँ से के टी कॉमन ले लें अगर अपन, सॉल्व। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान आ गया के टी 1 माइनस लॉग जेड। नोट करो इसको भी। अगला करेंगे दाब। दाब, दाब का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू माइनस डेल, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी, सॉरी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। आयतन के सापेक्ष करेंगे T को कांस्टेंट रख के, माइनस डेल अपॉन डेल V ऑफ वैल्यू क्या थी, माइनस के टी लॉग Z एट कांस्टेंट T। तो कांस्टेंट T है वो तो बार बार चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, तो P बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस कर दो, डेल अपॉन डेल V ऑफ के टी लॉग Z। यहां से एक काम और, K कांस्टेंट है ही, T भी कांस्टेंट होने की वजह से बाहर के टी डेल अपॉन डेल V लॉग Z। ये किसका मान आ गया, दाब का मान आ गया।
एक लास्ट और बचेगा बस इसमें, रासायनिक विभव। अगला है रासायनिक विभव। उसका फॉर्मूला होता है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, डेल जी अपॉन डेल एन। एन होता है मोलों की संख्या, नहीं पता हो तो लिख लेना। और कांस्टेंट माना जाता है इसमें दाब पी को और ताप टी को। अब जी का मान अपन ने निकाल ही रखा है, के टी 1 माइनस लॉग जेड। अब के टी माइनस के टी लॉग जेड, पी और टी को कांस्टेंट मान रखा है। इसका के टी के रेस्पेक्ट में करेंगे टी भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, इसका इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और इसके में करेंगे तो माइनस के टी बाहर आ जाएगा, डेल बाय डेल एन ऑफ लॉग जेड। खत्म। ये हमारे यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए, इसको नोट कर लो। और ये किस पर कर रहे हैं इसका, पी और टी कांस्टेंट। अब अपना नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बताया भी था पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। पहले इसके बारे में लिखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है।
पहले लिख लेते हैं इसको, फिर समझेंगे। पहले इसको नोट करो एक बार, फिर बताते हैं। देखो, इस नियम का मतलब क्या है कि इस नियम में क्या होता है, किसी निकाय को कुछ ऊष्मा दी जाएगी। अपन लोग भी कोई काम करना चाहते हैं, अपन लोग भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने ऊपर एग्जाम प्रेशर आना चाहिए। ऐसे ही किसी भी निकाय को हम चाहते हैं कि वो काम करे, तो उसे कुछ बाहर से एक्सटर्नल हीट, ऊष्मा दी जाएगी, उसे होंगे डेल्टा क्यू, बोलेंगे डेल्टा क्यू। तो वो ऊष्मा निकाय द्वारा किया गया कार्य कि निकाय ने कुल कितना कार्य किया वो, प्लस उस ऊष्मा के मिलने की वजह से निकाय की खुद की कितनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई, वो उनके योग के बराबर होता है। मान लो अगर हमने इसको 100 कैलोरी की ऊष्मा दी, तो मान लो इसने 60 तो वर्क कर दिया, तो 40 जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी उसने खुद ने एब्जॉर्ब कर ली। ऐसे तो होता है, अगर 10 में से 6 नंबर आए हैं तो 4 नंबर कहीं गलती में ही तो कटे हैं। वही चीज यहाँ पे है कि अगर अपन इसको जितनी ऊष्मा दे, उसका कुछ हिस्सा कार्य में बदल जाता है और कुछ हिस्सा कार्य में बदल जाता है और कुछ हिस्सा उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो डेल्टा क्यू बाहरी दी हुई ऊष्मा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस उसने जो कार्य किया है उसके बराबर होती है। ये दोनों पथ पर निर्भर करते हैं, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू। डी यू जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। इतना लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसको समीकरण 1 दे देना। आगे देखो, यदि डी यू बराबर 0 हो, समीकरण 1 से डी यू का मान 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू। यानी जितनी ऊष्मा उसको दे दी वो पूरा का पूरा कार्य में बदल दे। मतलब अगर हम आपको पढ़ाएं, मान लो 100%, और आप भी अपना 100% ही नंबर लेकर आओ, इम्पॉसिबल है वैसे तो ये, ठीक है, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हम लोग ध्यान ही नहीं देते, कुछ हमारा इधर उधर ध्यान चला जाता है, कुछ पढ़ते नहीं है, ठीक है। 100% तो कोई आइडियल कंडीशन ही हो जाती है, 100 तो नहीं दे पाता हर कोई। तो जितना इसको ऊष्मा मिली है उतना वो कार्य में बदल दे, उसी आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि ना हो। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, अर्थात निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अर्थात निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से
कार्य में बदल जाती है। नोट करो इसको। अब इसमें नोट डाल के दो चीजें लिखनी है। पहली चीज तो हम लिखेंगे कि इस नियम से क्या पता चल रहा है कि ऊष्मा और कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। ऊष्मा को कार्य में, कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। नोट डाल के लिख लेना। पहली चीज, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि ऊष्मा व कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला नोट तो इसका ये है। दूसरा नोट ये होगा इसका कि अगर कोई निकाय है ना, उसके द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब वो खुद कार्य कर रहा है, तो वो तो धनात्मक कार्य होगा। और अगर ऊष्मागतिकी निकाय पर कार्य होता है, कार्य मतलब कोई करे, एक तो जैसे मैं खुद कार्य करूं, एक मुझ पर कोई कार्य करे, अगर मैं कार्य करूं तो वो धनात्मक और मुझ पर कार्य हो तो ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे, यदि ऊष्मागतिक निकाय, यदि ऊष्मागतिक निकाय कार्य करता है, कार्य करता है तो, या लिख देना यदि ऊष्मागतिक निकाय कार्य करता है, यदि ऊष्मागतिक निकाय, चाहे तो इस लाइन को और अच्छे से लिखो, यदि ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, जबकि ऊष्मागतिक निकाय पर कार्य होता है तो पर कार्य मतलब उस पर कार्य होता है तो कार्य को ऋणात्मक लिया जाता है। धनात्मक कब, जब वो खुद काम करे, ऋणात्मक कब, जब उस पर काम किया जाए। ये हमारा कौन सा नियम था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।